अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जब साइंटिस्ट जो है वो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की मोशन को देखते थे तो वो ये समझते थे कि जो एटम है उसके अंदर भी तो मोशन कुछ इसी किस्म का होता है। और स्टार्टिंग हुई रदरफोर्ड से। जब रदरफोर्ड ने जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करा तो उसके अंदर नज़र आया कि मोशन तकरीबन वैसे ही होता है जैसे कि प्लैनेट्स का होता है। बट रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसके अंदर सबसे बड़ी ख़राबी ये थी कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज़ करता है, और इस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन है वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब होता चला जाएगा और इन दी एंड वो न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा। लेकिन ये सब तब्दील हुआ 1913 के अंदर जब नील बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करा। आज की जो वीडियो है वो बोहर के उसी एटॉमिक मॉडल के बारे में है जो उसने प्रेजेंट करा था इन 1913, और इसी के साथ साथ इस एटॉमिक मॉडल के अंदर अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ लिमिटेशन है तो वो क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को वन बाय वन समझ के। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी। तो भाई पहली बात ये है, बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। जो उनके ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और वो जो ऑर्बिट्स होते हैं बेसिकली वो एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, और उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर फासले पर लगातार रिवॉल्व करता रहता है, और वो जो डिस्टेंस होता है बेसिकली ये फिक्स डिस्टेंस होता है। और ये जो ऑर्बिट हैं बेसिकली इनको शेल एनर्जी लेवल कहते हैं, या आप सिंपल ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाई करते हैं विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये हो गया हमारे बोहर के एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो ना तो वो एनर्जी को लूज़ करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है। देखो यहाँ पे वो रदरफोर्ड वाली बात बिल्कुल गलत हो गई। रदरफोर्ड के मुताबिक कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ कर रहे होते हैं, तो इन दी एंड इवेंचुअली होना ये चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएं, मतलब कि कोई भी एटम स्टेबल नहीं होता। बट बोहर ने उस बात को करेक्ट करा रदरफोर्ड की कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है तो याद रखो ना ही वो एनर्जी को लूज़ करता है ना ही वो एनर्जी को गेन करता है। हैंस ईच ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स होता है, तभी हम लोग उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। लेकिन हाँ, जो एनर्जी होती है ऑर्बिट की वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई। यानी कि ये जो एनर्जी का अमाउंट है बेसिकली ये बढ़ता रहता है जितना न्यूक्लियस से फासला बढ़ता चला जाता है। मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कम होती है, वही इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा, पाँचवें में और ज़्यादा। देखो इसको एक लॉजिकल बात से समझो। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब सारी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी ज़्यादा है तो वो उस रिपल्जन के ख़िलाफ़ दूर चले जाते हैं। बात समझ रहे हो भाई, न्यूक्लियस ने तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है भाई, उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के करीब रिवॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर उसके पास अपनी एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन के ख़िलाफ़ इससे दूर होता चला जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रखता है तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस से फासला बढ़ता रहता है, और एनर्जी कम तो न्यूक्लियस से फासला भी कम होता है। ठीक हो गया, ये था सेकंड पॉइंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा जी, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ड्यूरिंग एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं सम क्वांटाइज्ड एनर्जी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जंप करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट एंड एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट। मतलब कि हायर ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाते हैं जो कि एक एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक स्टेट के अंदर तो वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो एनर्जी को हासिल कर लेते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, पुरजोश हालत में आ जाते हैं, और उस हालत में
जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी बढ़ गई, और मैंने आपको बताया जब भी एनर्जी बढ़ जाती है तो ऑर्बिट दूर वाला हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर ऑर्बिट की तरफ जंप कर जाता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, जब वो वापस आता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो उसी एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्ब की थी रिलीज़ करता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और ये जो पैकेट्स होते हैं ये क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको हम जाहिर कर सकते हैं E2 माइनस E1 से, और क्योंकि एनर्जी को इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जाहिर होती है HF से। प्लैंक्स लॉ के मुताबिक जो एनर्जी है वो बराबर होती है HF के, जहाँ पर H जाहिर करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और F जाहिर करता है उस फोटोन की, उस एनर्जी पैकेट की फ्रीक्वेंसी को। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक एटम है, और जो इलेक्ट्रॉन है फिलहाल आपको नज़र आ रहा है कि वो एक लोअर ऑर्बिट में है, और याद रखना अगर वो लोअर ऑर्बिट में है मतलब कि न्यूक्लियस से करीब है तो उसके पास एनर्जी कम है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर ले, एक फोटोन को इसने एब्जॉर्ब करा, तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये अपनी ऑर्बिट को बदलेगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो ये तो हो गई एक्साइटेशन, यानी कि जब उसको एनर्जी मिली वो एक्साइटेड हो गया, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो चला गया एक हायर ऑर्बिट में। लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद जब वो वापस आएगा तो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और अब एनर्जी कम हो गई तो ये वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाएगा। कितनी एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है, तो मान लो पहले ऑर्बिट की एनर्जी अगर E1 है और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी अगर इमिट होगी तब जाकर जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज कर सकता है। इस बात को ऐसे समझो कि मान लो जो पहला ऑर्बिट है उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है, उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी कर देते हैं 10 जूल के बराबर, मतलब ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 10 जूल के बराबर है, ठीक है, और ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 20 जूल के बराबर है। तो जब तक वो 10 जूल एनर्जी नहीं गेन कर लेता दोनों के फ़र्क के बराबर, जब तक वो अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा। ऑर्बिट को चेंज सिर्फ तब करेगा जब वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर लेगा। इधर 10 जूल है, इधर 20 जूल है, तो अगर 10 से 20 की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है 10 जूल की ज़रूरत है, इससे कम से गुजारा नहीं होगा। अच्छा जी, चौथा पॉस्टुलेट क्या कहता है, चौथा पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। अब यहाँ पर ये जो h है बेसिकली ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैंने इससे पहले ही बताया था, ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो ये होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड के बराबर, यानी कि h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और आपको पता है पाई भी कांस्टेंट होता है 3.14, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, ये जो MVR लिखा हुआ है बेसिकली ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, L से जाहिर करते हैं। और अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं पता तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, किसी बॉडी के मास को अगर उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराएं तो जो आंसर आता है वो मोमेंटम होता है। पर मोमेंटम होता है जब कोई पार्टिकल या बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, पर अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जो कि हासिल होता है MVR करके। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, ये उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, याद रखिए, जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा NH/2π के। यानी मान लो अगर कोई ऑर्बिट पहले और इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट में है तो n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 4 एंड सो ऑन। यानी अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो पहले ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा बराबर होता है h/2π के। कैसे किया मैंने, n की जगह पे 1 पुट करा। अगर दूसरे ऑर्बिट की बात होती है तो ये बराबर होता है 2h/2π के, या 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। तीसरे ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो 3h/2π के बराबर होता है, और फिर इसी तरह से समझ जाओ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी जितना दूर जाते रहते हैं उतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ता रहता है, मतलब कि जो रोटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ती रहती है, और लॉजिकली भी नज़र आ रहा है रेडियस बढ़ता रहेगा तो जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता रहता है। पर कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, जहाँ पर उस ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे h/2π से, और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब
पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है 1913 का है, उसके बाद से एटम के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो क्या क्या डिफेक्ट देखे गए बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर, ये भी समझ लेते हैं। तो पहली बात यह है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन पर अप्लाई होता है, यानी उस केसेस में 100% अप्लाई हो जाता है जहाँ पर एक सिंगल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अराउंड। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बोहर का एटॉमिक मॉडल बिल्कुल अच्छे तरीके से जो प्रिडिक्शन बोहर का एटॉमिक मॉडल करता है बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन का एटम बिहेव करता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वहाँ पर ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये फेल हो जाता है। मतलब कि जो बोहर के एटॉमिक मॉडल के फॉर्मूलों के आंसर होते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यूज से मैच नहीं करते। ठीक है, तो पहली बात, बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो परफेक्ट है, पर दूसरी चीज़ों पे वो 100% अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात यह है कि बोहर का कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। मैंने भी आपको ये समझाया, और वो भी सिंगल प्लेन के अंदर, मतलब सीधा सीधा मूव करते रहते हैं। लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली जो होता है नॉट इन 3 डायमेंशनल स्पेसिस, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो 3D सिस्टम के अंदर करते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में नहीं बल्कि एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर, जेड एक्सिस के अंदर, तीनों एक्सिस के अंदर मूव करते हैं चारों तरफ। जबकि जो बोहर ने कहा था वो किताबी तौर पर बस एक ही प्लेन के अंदर गोल गोल पार्टिकल घूमता रहता है, पर ऐसा नहीं है। पार्टिकल तीनों एक्सिस से मूव करता है जिसे हम कहते हैं 3D। और तीसरी बात यह है कि बोहर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट डिस्टेंस पर पाया जाता है। अब ये भी मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर फासले पाया जाता है न्यूक्लियस से, और जब वो रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी भी डेफिनेट होती है, जो कि हम एंगुलर मोमेंटम से निकाल सकते हैं MVR से। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को डेफिनेट कर देते हो, 100% श्योरिटी के साथ मालूम कर लेते हो, तो वेलोसिटी मालूम करने में एरर आएगा ही आएगा। या फिर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 100% मालूम कर सकते हैं तो उसकी पोजीशन नापने में गलती हो जाएगी। और अगर इस बात को और ज़्यादा डीपली समझना है तो चैनल पे सर्च कर लो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तलास्फेस एकेडमी, जो लेक्चर है उसको देखो इंशाल्लाह, फिर आपको ये प्रिंसिपल पूरा समझ में आएगा। बट फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ बोहर के डिफेक्ट बता रहा हूँ एटॉमिक मॉडल के। तो याद रखना, बोहर का एटॉमिक मॉडल इस वजह से डिफेक्टेड माना जा रहा है क्योंकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन भी पता कर लो और वेलोसिटी भी पता कर लो एक साथ, और वो भी बिना किसी गलती के। और चौथा ये है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नॉट द वेव नेचर। और ये बताया था डी ब्रोली ने अपने हाइपोथेसिस में। देखो सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि लाइट है, लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह से बिहेव करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन, वो वेव की तरह से भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करते हैं। देखो पार्टिकल का तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो वेव की तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। और इस हाइपोथेसिस को डी ब्रोली हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद में डिस्कवर हुआ था। तो फिर बोहर उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वो सिर्फ पार्टिकल नेचर बताता है, वेव नेचर को कुछ भी नहीं बताता। और यही वजह है कि बोहर एटॉमिक मॉडल को हम 100% सही एटॉमिक मॉडल नहीं मानते। बाद में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आया और डी ब्रोली के हाइपोथेसिस भी आ गए। ठीक है बच्चों, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और हमने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं इस बोहर एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।